Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हो रहा था हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन को लेकर। अपन ने पढ़ा था फंक्शन डिक्लेरेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और डिस्कशन ये हुआ था फंक्शन डिक्लेरेशन के कितने कंपोनेंट्स, कितनी बातें कंपाइलर आपसे जानना चाहता है रिगार्डिंग डिक्लेरेशन। वेरी गुड। 3 चीजें। क्या क्या है वो 3 चीजें? नंबर 1 रिटर्न टाइप, ओके। नंबर 2 फंक्शन नेम, नंबर 3 फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स। अब मेरे ख्याल से हमने रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम इन दो पे बात कर ली थी, है ना। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड पार्ट, जिसे आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स आप बोलते हैं। तो गौर से सुनिएगा ये क्या है, और आप पहली बार नहीं कई बार इस नाम को सुन चुके हैं। आज जरा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स आप उन वैल्यूज को बोलते हैं जो फंक्शन कॉल करते वक्त विद इन पैरेंथेसिस आप पास करते हैं। आई रिपीट, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स आप उन वैल्यूज को बोलते हैं जो फंक्शन कॉलिंग के दौरान विद इन पैरेंथेसिस आप पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं मैं पाव को कॉल करूंगा तो मैं यहां उसे 2 नंबर दूंगा, एक बेस और एक पावर। अगर मैं स्ट्रिंग लेंथ को कॉल करूंगा तो मैं स्ट्रिंग लेंथ को एक स्ट्रिंग दूंगा, जैसे कि सचिन, राइट। तो ये 3 2 ये सचिन जो आप देख रहे हैं, ये सब फंक्शन की वोकैबुलरी में कहलाएंगे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है सर व्हाट अबाउट CLR SCR या उसके जैसे और फंक्शन जिनका पैरेंथेसिस ब्लैंक रहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर फंक्शन का पैरेंथेसिस ब्लैंक रहता है लाइक दिस, तो अपन मानकर चलते हैं कि ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहा है। उस केस में हम मानते हैं इसकी आर्गुमेंट टाइप वॉइड है। उस केस में जैसे रिटर्न टाइप के बारे में हमने फाइनल कंक्लूजन निकाला था, ऐसे आर्गुमेंट टाइप के बारे में फाइनल कंक्लूजन निकलेगा कि आर्गुमेंट टाइप फंक्शन की VOID वॉइड होगी। समझ आ रही है बात? ऑडियो ऑफ कीजिए अपना सत्यदेव, ऑडियो ऑन है आपका। राइट। सो ये फंक्शन के कहलाएंगे आर्ग्यूमेंट्स। जब भी कॉलिंग के दौरान पैरेंथेसिस में आप डेटा पास करेंगे तो जो डेटा आपने पास करा है वो उस फंक्शन के बन जाएंगे आर्ग्यूमेंट्स। और अगर आप कोई डेटा पास नहीं करें, दिख नहीं रहा मैं, चलिए रहा, और अगर आप कोई डेटा पास नहीं करें तो हम मानते हैं फंक्शन का आर्ग्यूमेंट वॉइड है, फंक्शन कोई वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ आ रही है? गुड। चलिए अब आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे। मुझे बताइए आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न टाइप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जल्दी बोलिए। रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं। एक आप बताइए, एक मैं बताता हूं। रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस आप बताइए, एक डिफरेंस मैं बताता हूं। वेरी गुड। पहला डिफरेंस ध्यान से सुनिए। आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो हम फंक्शन को पास करते हैं। आई रिपीट, आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू होती है जो हम फंक्शन को कॉलिंग के दौरान पास करते हैं, राइट। रिटर्न वो वैल्यू होती है जो फंक्शन अपना काम खत्म करके हमें वापस लौटाता है। फिर सुनिएगा गौर से, आर्ग्यूमेंट्स वो हैं जो कॉलिंग के दौरान हम फंक्शन को देते हैं। कहां देते हैं बताइए? आर्ग्यूमेंट, फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स कहां दिए जाते हैं? वेरी गुड, कॉलिंग के दौरान पैरेंथेसिस के अंदर।
तो जो हम उसके पैरेंथेसिस में पास कर देते हैं वो उस फंक्शन के बनते हैं आर्ग्यूमेंट्स, राइट। और फंक्शन अपना काम खत्म करके जो हमें रिजल्ट वापस देता है, जो हमें रिटर्न करता है, वो उसकी कहलाती है रिटर्न वैल्यू। जैसे आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें जिसमें मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू STRLEN और यहां से पास कर रहा हूं मैं सचिन। तो अगर मैं आपसे कहूंगा ये सचिन क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये एक स्ट्रिंग है और ये फंक्शन के लिए फंक्शन का बन रही है आर्ग्यूमेंट, बन रही है। और अगर मैं कहूंगा ये x क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर ये इंटीजर है, इसकी वैल्यू सचिन के केस में 6 होगी और ये x रख रहा है स्ट्रिंग लेंथ की रिटर्न वैल्यू, रख रहा है। तो अब आप मुझे बताइए सचिन हमने स्ट्रिंग लेंथ को पास करा है ना, जल्दी बोलिए, सचिन हमने पास करा है ना, पास बाय प्रोग्रामर। तो आर्ग्यूमेंट्स वो हैं जो हम देते हैं, प्रोग्रामर। और ये जो 6 आ रहा है ये हमें फंक्शन से वापस मिला है, रिटर्न बाय द फंक्शन। तो आर्ग्यूमेंट्स वो हैं जो हम देंगे, रिटर्न वैल्यू वो है जो हमें वापस मिलेगी। ठीक है, अब ये बताइए क्या जरूरी है कि हम फंक्शन को कुछ दें? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या ये जरूरी है कि हम फंक्शन को कुछ दें? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्या ये जरूरी है कि फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करे? क्या ये जरूरी है कि फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करे? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। और अगर आप इस तरह से सोचें तो फंक्शन 4 तरह के हो गए। अगर इस पैटर्न पे आप सोचें तो फंक्शन 4 तरह के हो गए। यस, कौन कौन से 4? टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग, रिटर्न्स नथिंग, टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग और टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। फिर सुनिए, फंक्शन 4 तरीके के हो गए, वो जिन्हें आप कुछ देते हैं और वो भी आपको कुछ वापस लौटाते हैं। ये हो गया टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। वो जिन्हें आप कुछ देते हैं पर वो आपको कुछ नहीं वापस देते हैं, ये हो गए टेक समथिंग, रिटर्न्स नथिंग। वो जो आपसे कुछ नहीं लेते हैं पर आपको वापस जरूर देते हैं, वो हो गए टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग। और वो जो ना आपसे कुछ लेते हैं ना आपको कुछ देते हैं, तो वो क्या हो गए? जल्दी बताइए, इन्हें क्या बोलेंगे कैटेगरी वाइज? टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। ना हम इन्हें कुछ पास करते हैं ना ये हमें कुछ वापस लौटाते हैं। आ रहा है समझ? चले आगे, क्लियर हुआ पॉइंट? ये था पहला डिफरेंस। अब दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ध्यान से सुनिएगा। जब फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स देने की बात होती है तो गौर करिएगा, आर्ग्यूमेंट्स एक से ज्यादा दिए जा सकते हैं। यस और नो? किसी भी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स एक से ज्यादा भी दिए जा सकते हैं, हाँ के ना? राइट? लेकिन कभी कोई फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाता है। कभी भी कोई फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा x इक्वल टू पाव 3,2, तो हम पाव को 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। यस, 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, लेकिन गौर करिए वो रिटर्न हमें अभी भी एक ही वैल्यू करेगा, करेगा ना? ऐसे ही गेस करिए, आपने अभी लास्ट वीक ही एक फंक्शन पढ़ा था strcmp, याद है? राइट? हम उसे कितनी स्ट्रिंग देते हैं? हम उसे कितनी स्ट्रिंग्स देते हैं? हम उसे 2 स्ट्रिंग्स दे रहे थे, अजय और अजीत, राइट? और स्ट्रिंग कंपैरिजन ने हमें वापस क्या दिया था? ये इसके 2 आर्गुमेंट हो गए। लेकिन याद करिए, 2 आर्गुमेंट लेकर भी ये रिटर्न हमें करता है सिर्फ एक वैल्यू, जो उनके आस्की का डिफरेंस था। करेक्ट? तो आर्ग्यूमेंट्स कैन बी मल्टीपल, दे कैन बी मोर देन वन, बट रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैन नेवर बी मोर देन वन। एक फंक्शन कभी 2 वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जब भी रिटर्न करेगा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। आ रहा है समझ? ठीक है, अब एक और पॉइंट याद रखिएगा ध्यान से। ये जो 3 चीजें हैं ये फंक्शन डिक्लेरेशन का पार्ट हैं। यस और नो?
है ना। इसका मतलब अगर इन तीन चीजों को एक साथ लिखा जाए तो वो फंक्शन डिक्लेरेशन बनता है। क्या कहते हैं आप? रिटर्न टाइप फॉलोड बाय फंक्शंस नेम फॉलोड बाय फंक्शंस आर्ग्यूमेंट लिस्ट, अगर ये तीनों को एक साथ लिखा जाए तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है ना। और याद रखिएगा, इसी को डिक्लेरेशन बोलने के साथ साथ फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। इसी को फंक्शन डिक्लेरेशन बोलने के साथ साथ फंक्शन प्रोटोटाइप का नाम भी देते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन प्रोटोटाइप आर एग्जैक्टली वन एंड सेम। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही चीज है, सेम थिंग, राइट। इसलिए आप याद करिए, जब आप कोई हेडर फाइल मिस करते हैं और उस हेडर फाइल का फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो आपको स्क्रीन पे जो एरर दिखाई जाती है वो डिक्लेरेशन एरर नहीं होती है, वो प्रोटोटाइप एरर होती है। इस बात को नोटिस करा आपने? कंपाइलर जब भी आपको एरर देता है वो हमेशा प्रोटोटाइप एरर के नाम से देता है। दैट मीन्स अब से याद रखिएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप एक ही चीज है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि कल तक हम बोलते थे हेडर फाइल में फंक्शन डिक्लेरेशंस होते हैं, आज से हम ये भी बोल सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशंस नहीं, फंक्शन प्रोटोटाइप भी होती हैं, वो एक ही चीज है। आप फंक्शन डिक्लेरेशन बोल दो या फंक्शन प्रोटोटाइप बोल दो। गेटिंग द पॉइंट? समझ रहे हैं मेरी बात को? फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन प्रोटोटाइप, they are exactly one and same. ओके तो अगर मैं आपसे पूछता हूं स्ट्रिंग लेंथ की प्रोटोटाइप कहां है तो आप क्या जवाब दोगे? स्ट्रिंग लेंथ की प्रोटोटाइप कहां है तो आप बोलेंगे स्ट्रिंग डॉट एच में है, राइट। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूंगा पाव की प्रोटोटाइप कहां है, POW पाव, तो आप बोलेंगे मैट डॉट एच में है। किसी भी फंक्शन का डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप एक ही चीज के दो अल्टरनेट नाम है, राइट। अब फंक्शन डिक्लेरेशन का प्रॉपर सिंटेक्स वो भी देख लीजिए आप। सिंटेक्स ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, कैसे फंक्शन को प्रॉपरली डिक्लेयर करा जाता है। फंक्शन डिक्लेरेशन का जो स्टैंडर्ड सिंटेक्स दिया गया है वो है, आप सबसे पहले लिखते हैं उसकी रिटर्न टाइप, फिर आप लिखते हैं आपके तरफ से दिया जाने वाला फंक्शन को नाम, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आप मेंशन करते हैं इस फंक्शन के लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। क्या आप बता सकते हैं यहाँ लिस्ट क्यों बोला जा रहा है? जल्दी बोलिए। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स कैन बी मल्टीपल, करेक्ट, वेरी गुड। अब मुझे बताइए CLRSCR का डिक्लेरेशन कैसे करा गया होगा? जल्दी बोलिए। CLRSCR रिटर्न क्या करता है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। वॉइड, वेरी गुड। CLRSCR का नाम क्या है? CLRSCR का नाम CLRSCR ही है, राइट। और आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है ये आपसे? आप इसे क्या पास करते हैं? आप इसे कुछ नहीं पास करते हैं, तो इसकी आर्ग्यूमेंट टाइप भी हो गई वॉइड, करेक्ट। ऐसे ही मुझे बताइए पाव फंक्शन क्या रिटर्न करता है? पाव, पाव रिटर्न करता है डबल, नाम है इसका पाव, और आर्गुमेंट में क्या लेता है? कुछ लेता है कि नहीं? लेता है, दो वैल्यूज लेता है, दोनों होती हैं ऑफ टाइप डबल, ठीक है। और जहां डबल चाहिए वहां इंटीजर वगैरह आप पास कर सकते हैं। आपको याद होगा कंपाइलर परफॉर्म कर देगा टाइप कन्वर्जन, याद है? याद है ना, कंपाइलर टाइप कन्वर्जन कर देता है। तो ये मत सोचिएगा कि सर हम लोग तो इंट पास करते हैं, वहां आप इंट पास करते हैं, लेकिन पाव का आर्गुमेंट टाइप डबल टाइप का होता है, ध्यान रहे। और उस इंट को कंपाइलर टाइप कन्वर्ट करके डबल बना देता है, ठीक है। डबल है मोनल, डबल दिखाया भी था मैंने हेडर फाइल में, याद कीजिए, मैट.h खोल के मैंने दिखाया था। पाव का आर्गुमेंट टाइप भी डबल है, पाव की रिटर्न वैल्यू भी डबल है, ठीक है। ऐसे ही आते हैं स्ट्रिंग लेंथ पे।
स्ट्रिंग लेंथ, रिटर्न टाइप आपको इंटीजर देता है और आर्ग्यूमेंट उसका कैरेक्टर का एरे होता है राइट। तो ये स्ट्रिंग लेंथ की प्रोटोटाइप हो गई। ऐसे ही स्ट्रिंग कंपैरिजन, आर्ग्यूमेंट टाइप कैरेक्टर का एरे है, रिटर्न टाइप इंटीजर है। ऐसे ही एसक्यूआरटी हो गया, रिटर्न टाइप इसकी भी डबल है और आर्ग्यूमेंट टाइप भी इसका डबल है। ठीक, ये जितने आपके सामने एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं, ये सब क्या हैं? ये सब फंक्शन डिक्लेरेशंस या फंक्शन प्रोटोटाइप्स हैं। वेरी गुड। कौन सा कहां पर है ये भी बताते चलिए जरा। ये CLR कहां मिलेगा? ये मिलेगा conio.h में, करेक्ट। ये पाव कहां मिलेगा? ये मिलेगा mat.h में। स्ट्रिंग लेंथ ये मिलेगा string.h में। देन स्ट्रिंग कंपैरिजन ये भी मिलेगा string.h में। और SQRT फिर मिलेगा mat.h में। ये इनके सैंपल डिक्लेरेशंस हैं जो आप हेडर फाइल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़े। अब अपन ने जो डिस्कस करा था उसको थोड़ा सा इलेबरेट वे में ले लें, और वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो अब बताइए सी लैंग्वेज में लूप कितनी तरह के होते हैं? जल्दी जवाब दीजिएगा। दो तरह के होते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड। तो जो हमने अभी अभी डिस्कस करा, बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन, वी कैन से दैट C language functions are of 4 types। ठीक, क्या क्या 4 टाइप्स हैं? पहला, टेक समथिंग, एंड रिटर्न समथिंग। दिस इज फर्स्ट। दूसरा, टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। तीसरा, टेक्स नथिंग एंड रिटर्न समथिंग। और चौथा, टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग। ठीक, अब मुझे बताइए सी में आपने ऐसे कौन कौन से फंक्शंस पढ़े हैं जो इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हो? जैसे बताइए ऐसे कौन से हैं जिन्हें आप भी कुछ देते हैं और वो भी आपको कुछ देते हैं? बोलिए, ऐसे कौन से हैं जो आपसे कुछ लेते भी हैं और आपको कुछ देते भी हैं? वेरी गुड। इनमें से एक है strlen, बिल्कुल सही। आप इसे स्ट्रिंग पास करते हैं, ये आपको स्ट्रिंग की लेंथ लौटाता है, करेक्ट है ना? इसी कैटेगरी में पाव भी आएगा। इसी कैटेगरी में SQRT भी आएगा। इसी कैटेगरी में strcmp भी आएगा। ठीक है, ऐसे कई सारे फंक्शन है जो इस कैटेगरी में गिने जाएंगे। ठीक, अब आता है सेकेंड, टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। आप इसे देते हैं कुछ लेकिन ये आपको कुछ नहीं देता है, ऐसा कौन है? वेरी गुड। इस कैटेगरी में पहला है एफ फ्लश। करेक्ट, प्रूफ करिए एफ फ्लश इसमें कैसे आ रहा है? अपन कैसे कह रहे हैं कि एफ फ्लश सेकेंड कैटेगरी का फंक्शन है? जल्दी जल्दी बताइए। हम ये किस आधार पर कह रहे हैं कि एफ फ्लश सेकेंड कैटेगरी का फंक्शन है? वेरी गुड। आप इसे कॉल करते वक्त बफर का नाम पास करते हैं, stdin। आप इसे कॉल करते वक्त
बफर का नाम पास करते हैं, std in करते हैं, लेकिन ये अपना काम खत्म करने के बाद आपको कोई वैल्यू वापस नहीं लौटाता, नहीं लौटाता, करेक्ट। तो आपसे लेता है std in एज आर्ग्यूमेंट, बट आपको कुछ वापस नहीं देता, तो ये आ गया टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग की कैटेगरी में। सही कह रहा हूं? चलें आगे। ठीक, अब इस कैटेगरी में और कौन आता है? इस कैटेगरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन और आता है, उसका नाम है डिले, जो आपको आज पहली बार सिखा रहा हूं। देखिए फंक्शन डिले कैसे काम करता है। डिले फंक्शन का यूज समझने के लिए मैं जो कोड आपको लिख के दे रहा हूं, जरा मुझे उसका आउटपुट बताने की कोशिश कीजिए। कोड ये है कि मैंने मेन में एक इंटीजर लिया है आई, स्क्रीन क्लियर करी है, और एक फॉर लूप चलाया है जो चल रहा है 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 10 तक, और इस फॉर लूप की बॉडी में मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट करा है कुछ ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? इस प्रोग्राम का आउटपुट 1 से लेके 10 तक के 10 नंबर आएंगे, 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 और एट अ स्ट्रेच आएंगे। एक ही बार में पूरे 10 नंबर आ जाएंगे स्क्रीन पे कि नहीं? आएंगे बिल्कुल। जब आप आउटपुट देखेंगे पूरे 10 नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। मैं ये चाहता हूं आउटपुट ऐसे ना आए, आई वॉन्ट आउटपुट एक एक सेकेंड के टाइम इंटरवल पे आए, एक एक सेकेंड के टाइम इंटरवल पे आए। मतलब मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसा चेंज करें कि ये 1 दे, और 1 देने के बाद रुक जाए। कितनी देर रुक जाए? 1 सेकेंड रुक जाए। फिर 1 सेकेंड के बाद क्या हो? 2 प्रिंट हो, फिर रुक जाए। फिर 1 सेकेंड के बाद क्या हो? 3 प्रिंट हो, फिर रुक जाए। फिर 1 सेकेंड के बाद 4 प्रिंट हो, और ये सिलसिला कब तक चलता रहे? जब तक 10 प्रिंट ना हो जाए। आ रहा है समझ? ठीक है, ये मुझे स्क्रीन पे आउटपुट चाहिए। अब अगर आपको अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को पॉज करना है, आप चाहते हैं प्रोग्राम चलते चलते थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हो जाए, थोड़ी देर के लिए रुक जाए, जैसे आप ट्रैफिक में रेड लाइट पे रुक जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तो आप सी लैंग्वेज में कॉल करेंगे सी का फंक्शन जिसका नाम है डिले। डिले कहता है आप मुझे टाइम पीरियड दीजिए, मैं उतने टाइम पीरियड के लिए प्रोग्राम को पॉज कर दूंगा, प्रोग्राम को रोक दूंगा, प्रोग्राम को हॉल्ट कर दूंगा। लेकिन ये टाइम पीरियड जो हम डिले को देते हैं, ये हमेशा मिली सेकेंड्स में होना चाहिए, ये हमेशा मिली सेकेंड्स में होना चाहिए। तो बताइए 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड? 1000। 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड, तो अपन डिले को पास करेंगे 1000। ठीक, अब मुझे बताइए क्या हमने डिले को कुछ दिया? बताएं, दिया ना, हमने उसे आर्गुमेंट पास करा, लेकिन गौर करिए डिले ने हमें कुछ रिटर्न करा? नहीं, कोई रिटर्न वैल्यू इसकी नहीं आई। तो ये आ रहा है ना सेकंड कैटेगरी में, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। हम इसे आर्गुमेंट पास करते हैं, पर ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करता है। और अगर लग रहा है सर ये कहां से आ रहा है, कौन सी हेडर फाइल से आ रहा है, तो मैं बता दूं इसकी हेडर फाइल है dos.h। द हेडर फाइल फॉर द फंक्शन डिले इज dos.h, याद रखिएगा। क्लियर? तो dos.h में डिले का क्या है? डेफिनेशन है, कॉल है, डिक्लेरेशन है, प्रोटोटाइप है, क्या है? गुड, dos.h में डिले की प्रोटोटाइप है। आ रहा है समझ में पॉइंट? आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट। इसी तरह से इस कैटेगरी में एक और फंक्शन आता है,
इनफैक्ट दो और फंक्शन आते हैं, एक का नाम है टेक्स्ट कलर, एक का नाम है गो टू एक्स वाई। इन सबको पहले आप व्हाइट बोर्ड पे समझ लीजिए, फिर मैं आपको इनको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ठीक, अगेन इसको समझने के लिए इस कोड का आउटपुट बताएं। मेन में मैंने स्क्रीन क्लियर करा, और स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैंने कहा प्रिंटएफ, प्रिंटएफ में मैंने कहा हेलो, और प्रोग्राम को पॉज करा। आप मुझे बताइए, मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या मिलेगा? बिल्कुल हिंट दिया था मोनल, सही कह रहे हैं, इसका आउटपुट हेलो मिलेगा। ठीक, अभी बताइए हेलो कहां पर मिलेगा? अगर ये हमारी कंसोल विंडो है तो हेलो की लोकेशन क्या होगी इस विंडो पे? अगर ये हमारी कंसोल विंडो है तो हेलो की लोकेशन टॉप लेफ्ट साइड पे होगी, होगी ना, टॉप लेफ्ट। ठीक, और दूसरा, हेलो का कलर व्हाइट होगा, हेलो व्हाइट कलर में आएगा, राइट? ये आपके कोड का ओरिजिनल आउटपुट है। अब हम इस आउटपुट को चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं ये जो हेलो है इसका कलर व्हाइट की जगह येलो हो जाए। मैं चाहता हूं ये जो हेलो फंक्शन है इसका जो कलर है वो व्हाइट की जगह पर येलो कलर हो जाए। तो आपको याद होगा मैंने आप लोगों से कहा था, अगर सी में आपको कलर्ड आउटपुट चाहिए तो एक फंक्शन होता है जिसको हमने सिर्फ सुना था, पढ़ा नहीं था, उस फंक्शन का नाम होता है टेक्स्ट कलर। हुई थी बात? आप अपने इनिशियल नोट्स चेक कीजिएगा, इसका नाम आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। ओके, टेक्स्ट कलर क्या करता है? टेक्स्ट कलर फॉन्ट का कलर चेंज करता है, लेकिन अब कलर कौन सा चाहिए ये आपको बताना पड़ता है। ये अपने मन से कलर नहीं लाता है, आप बोलेंगे वैसा कलर दे देगा। तो हम इसे कलर कैसे देंगे? कलर देने के लिए सी लैंग्वेज ने अपने अंदर इंटरनली 14 बने बनाए कलर्स रखे हुए हैं, राइट? सी लैंग्वेज ने अपने पास इंटरनली, एग्जैक्टली बोलूं तो 16 बने बनाए कलर्स रखे हुए हैं। इन बने बनाए कलर्स को सी ने कॉनियो डॉट एच में वेरिएबल्स की तरह डिक्लेयर करा हुआ है। इन बने बनाए कलर्स को सी लैंग्वेज ने कॉनियो डॉट एच में वेरिएबल्स की तरह डिक्लेयर करा हुआ है। जैसे आप बताइए, आप प्रोग्रामिंग में ऐसे कई बार करते हैं ना, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14 करते हैं, तो ये जो पाई है ये वेरिएबल का नाम हो गया, 3.14 इसकी वैल्यू हो गई। यही कहते हैं ना, पाई नाम है और 3.14 वैल्यू है। बिल्कुल ऐसे सी लैंग्वेज ने कॉनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर कुछ कलर्स डिक्लेयर कर रखे हैं। कैसे डिक्लेयर कर रखे हैं? वेरिएबल्स की तरह डिक्लेयर कर रखे हैं। कैसे? सी लैंग्वेज ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है येलो, उसकी वैल्यू क्या रखी हुई है? उसकी वैल्यू रखी हुई है 14, राइट? ऐसे ही सी ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है व्हाइट, उसकी वैल्यू क्या सेट करी हुई है? उसकी वैल्यू सेट करी हुई है 15। ऐसे ही एक ब्लैक है, उसकी वैल्यू सेट करी हुई है 0। इस तरह से कितने कलर हैं? इस तरह से 16 कलर हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ 3 दिखाए हैं, ऐसे 16 कलर्स हैं कॉनियो डॉट एच में। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे येलो कलर चाहिए तो मैं यहाँ टेक्स्ट कलर को क्या दे सकता हूँ? मैं टेक्स्ट कलर को 14 दे सकता हूँ, लेकिन सोचिए 14 देखकर याद करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी ना, कि ये येलो है कि रेड है कि ग्रीन है। तो सी बोलती है आप तो यहाँ येलो ही लिख दें, ठीक है? और याद रखिएगा सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सी केस सेंसिटिव है, तो येलो कैपिटल लेटर्स में डिक्लेयर्ड है, येलो कैपिटल लेटर्स में डिक्लेयर्ड है, तो आप उसका एक भी अल्फाबेट छोटा नहीं कर सकते। सारे लेटर येलो व्हाइट रेड सबके कैपिटल लेटर्स में, ठीक है? अब मुझे बताइए क्या होगा इफेक्ट इस कोड का? अगर टेक्स्ट कलर को मैं येलो दे रहा हूं तो हेलो येलो कलर में आएगा। अभी अभी रुक जाइए दीपांकर, नहीं चलेगा आपके में कॉनियो डॉट एच ही नहीं है दीपांकर, आपके पास कॉनियो डॉट एच नहीं है ना? क्यों दीपांकर? तो फिर ये नुकसान तो उठाना पड़ेगा। मैक पे ये कॉनियो से आ रहे हैं, मैक पे सपोर्ट नहीं है इनका, ठीक है? तो अब मुझे बताइए, अगर मैंने टेक्स्ट कलर को येलो दिया है तो आउटपुट कैसा आएगा?
आउटपुट येलो आना चाहिए, लेकिन आएगा अभी भी वाइट। आउटपुट अभी भी वाइट ही आएगा, राइट। वाइट क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है ये कलर इनसेंसिटिव फंक्शन है। कलर इनसेंसिटिव फंक्शन है, ये कलर को सेंस नहीं कर पाता है। तो फिर क्या करें? तो फिर आप प्रिंटफ की जगह यूज करेंगे सी प्रिंटफ। सी प्रिंटफ क्या है? ये भी सी लैंग्वेज का फंक्शन है और ये कलर चेंजेस समझता है। तो आपने अगर टेक्स्ट कलर को येलो करा है तो आप हमेशा सी प्रिंटफ कॉल करें ताकि आपको आउटपुट कलर्ड मिले। अब येलो कलर में आएगा हेलो, बिल्कुल आएगा। लेकिन येलो हेलो की पोजीशन क्या होगी? हेलो की पोजीशन क्या होगी? अभी भी बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होगी। तो अगर आप चाहते हैं हेलो स्क्रीन पे किसी और पोजीशन पे आए, फॉर एग्जांपल मैं सेंटर पे लाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हेलो स्क्रीन के सेंटर पे लाया जाए, तो थोड़ा सा याद करिए और मुझे बताइए, आपकी ये जो कंसोल विंडो होती है इसके अंदर कितनी रोज होती हैं? कंसोल में रो कितनी होती हैं? रो 25। कॉलम कितने होते हैं? 80। 25x80 की आपकी स्क्रीन होती है। अब आप इसको हाफ हाफ कर दीजिए, ओके। तो 25 का आधा कितना हुआ? 12। और 80 का आधा हुआ 40। 25 का आधा 12.5 हुआ, लेकिन हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो 12 आया और 80 का आधा 40 आया, ठीक है। अब आपके पास एक फंक्शन और है सी में, उसका नाम है गो टू एक्स वाई, राइट। गो टू एक्स वाई आपसे आर्गुमेंट के तौर पे दो नंबर लेता है, पहला कॉलम बताता है, दूसरा रो बताता है। या कॉलम हो जाएगा 40, रो हो जाएगी 12, और गो टू एक्स वाई को हम लोग कह रहे हैं कर्सर को 40th कॉलम ऑफ द 12th रो पे सेट कर दो। 40th कॉलम ऑफ द 12th रो। तो आप बताइए मिड पॉइंट निकला? स्क्रीन का मिड पॉइंट हो गया एक तरह से, और इस मिड पॉइंट पे आपको वर्ड लिखा हुआ दिखेगा हेलो। हो रहा है क्लियर? ठीक है। और ये दोनों कौन सी हेडर फाइल में है? ये दोनों conio.h में है। इनका डिक्लेरेशन आपको conio.h देगा। तो अगर इस लिस्ट को बढ़ाया जाए, नहीं दीपांकर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इस लिस्ट को बढ़ाया जाए तो एफ फ्लश और डिले के अलावा यहां आ जाएगा टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर के साथ साथ गो टू एक्स वाई। ये चारों फंक्शन किस कैटेगरी में आ रहे हैं? टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग में आ रहे हैं। आ रहा है समझ? आ रहा है? इसको टेक समथिंग रिटर्न नथिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप इन्हें आर्गुमेंट देते हैं लेकिन ये आपको किसी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करते। क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? प्रिंटफ के बारे में बात होगी, प्रिंटफ के बारे में अगले लेक्चर में बात करूंगा मैं आपसे, ठीक। फिलहाल क्लियर है जो बोल रहा था मैं? वेरी गुड। आगे बढ़ूं? पहले आपको इतना दिखा दूं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। इतने का पहले आप प्रैक्टिकल देख लें। चलिए पहला लेते हैं डिले का एग्जांपल। तो मैंने stdio.h को इंक्लूड करा, conio.h को लिया, मेन लिखा, मेन के अंदर इंटीजर i लिया, स्क्रीन को क्लियर करा और फॉर लूप रन करा। फॉर लूप में लिखा i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, अंदर स्टेटमेंट दिया printf बैकस्लैश n %d, i,
फॉलोड बाय अ गेट ch। आप मुझे बताइए इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है, जल्दी बताइए। इस प्रोग्राम को रन करेंगे, गुड, तो आउटपुट में एट अ स्ट्रेच आपको 10 नंबर दिखेंगे विच आर 1 to 10, एंगुलर ब्रैकेट में सिंग। ठीक, तो आउटपुट आ रहा है 1 से लेके 10 तक आ रहा है। ठीक, अब मैंने इसके अंदर यूज करा डिले 1000। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस कोड को चलाऊंगा, जैसे ही मैं इस कोड को चलाऊंगा, अब ये कोड क्या करेगा, नहीं, सबसे पहले तो ये एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि रिकॉल करिए आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं लेकिन आपने उसकी हेडर फाइल अटैच नहीं करी है। कौन से फंक्शन के बारे में बात हो रही है, डिले के बारे में बात हो रही है। हमने डिले की हेडर फाइल अटैच नहीं करी है, और जब हेडर फाइल अटैच नहीं करते हैं तो एरर कौन सी आती है, जब हेडर फाइल अटैच नहीं करते हैं तो एरर कौन सी आती है, वेरी गुड, एरर आती है प्रोटोटाइप एरर। ये आपके स्क्रीन के ऊपर मैसेज, फंक्शन डिले शुड हैव अ प्रोटोटाइप। गौर करिए, जो वर्ड आपने आज सीखा वही वर्ड का इस्तेमाल कंपाइलर एरर मैसेज देते हुए आपको कर रहा है। ठीक है, अब इस एरर को हटाने के लिए क्या करें, डिले की हेडर फाइल अटैच करें, दैट इज #include dos.h। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दूसरे कंपाइलर्स पे नहीं है, तो दीपांकर अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं मिलेगी आपके कंपाइलर पे। अब जैसे ही आप रन करेंगे 1 से लेकर 10 तक के आपको दिख जाएंगे नंबर्स। आउटपुट देखा आपने, ऑब्जर्व करा, विद अ टाइम गैप ऑफ 1 सेकेंड ऑल 10 नंबर्स वर डिस्प्लेड। नहीं होगा दीपांकर, जीसीसी नहीं सपोर्ट करता इनको। दीज हेडर फाइल्स आर सपोर्टेड बाय टर्बो ओनली। सीलैंग है, सीलैंग भी नहीं करता है, जीसीसी सीलैंग दोनों ही नहीं करते हैं इसको। बढ़े आगे, कोड ब्लॉक्स में भी नहीं चलेगा मोनल, कोड ब्लॉक्स में चलाना पड़ता है। वो आप सीखेंगे आगे प्रोजेक्ट में कि कोड ब्लॉक्स के अंदर हम conio.h का सपोर्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। वो सपोर्ट ऐड कर लेंगे तो चल जाएंगे। ठीक है, कोड ब्लॉक्स में जीसीसी के लिए conio.h अलग से ऐड करनी पड़ती है, वो कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे, गुड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कलर वाला केस। तो कोड चेंज कर रहा हूं मैं, अब यहां पर मैंने टाइप करा printf हेलो। ठीक, अगर मैं इसको रन करता हूं तो देख रहे हैं आप, हेलो व्हाइट कलर में आ रहा है और टॉप लेफ्ट पे आ रहा है, कर रहे हैं ऑब्जर्व इस बात को। अब मैं चाहता हूं हेलो का कलर चेंज करा जाए, जैसा डिस्कस हुआ, अगर हेलो का कलर चेंज करना है तो कौन सा फंक्शन कॉल करना होगा, गुड, अगर हेलो का कलर बदलना है तो कॉल करना पड़ेगा आपको टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट कलर को कैसे बताएंगे, हमें कलर कौन सा चाहिए, तो मैंने आपसे कहा था conio.h हेडर फाइल के अंदर खूब सारे कलर्स हैं, ये रहे conio.h के कलर कांस्टेंट्स की लिस्ट, 0 से लेकर 15 तक हैं, तो कितने हुए टोटल, 16 हो गए। इसमें आप नोटिस करिए, येलो का जो न्यूमेरिक कोड है वो 14 दिया हुआ है, वाइट का 15 दिया हुआ है, ब्लैक का 0 दिया हुआ है, ब्लू 1 है, ग्रीन 2 है, लाइक दिस वी हैव न्यूमरस कोड्स, राइट। लेकिन इससे ज्यादा कलर्स नहीं है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ 16 ही कलर है जो सी सपोर्ट करती है। आगे बढ़े, अब अगर आपको इनमें से कोई भी कलर यूज करना है तो आपका नेक्स्ट टास्क होगा, आप अपने कोड में
इस printf के पहले टेक्स्ट कलर फंक्शन को उस कलर का नाम जो एक वेरिएबल ही है पास कर दें। ध्यान रहे, ना डबल कोट्स लगेंगे, ना सिंगल कोट लगेगा, और ना ही लेटर्स चेंज होंगे। बस जैसे दिख रहा है वैसे ही पास करना है आपको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन करने पर रिजल्ट्स अभी भी वाइट ही कलर में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि printf कलर इनसेंसिटिव है। तो फिर कलर सेंसिटिव कौन है? कलर सेंसिटिव सी printf है। इसे यूज करेंगे आप और रन करेंगे तो आउटपुट आपको कलर्ड वे में दिख जाएगा। आ गया येलो कलर, टेक्स्ट हमारा येलो में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपने पढ़ा था स्क्रीन के सेंटर पे कैसे लाना है। तो इसके लिए गो टू XY है। हम गो टू XY को पहले कॉलम, याद रखिएगा, पहले कॉलम और फिर रो का नंबर पास करते हैं। तो हम चाहते हैं 40th कॉलम ऑफ द 12th रो पे आ जाए। जैसे ही रन करेंगे नोटिस करिए ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, दैट इज हेलो। हुआ क्लियर प्रैक्टिकल? सी printf वेरिएबल यूज कर सकता है बिल्कुल, %d %c सब समझता है। printf की तो फैमिली का है। ठीक है, चले आगे। चलिए अब आते हैं अगले डिस्कशन पे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल डिस्कशन। तो ये आपने पढ़ लिए दो तरह के फंक्शन, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। ठीक है, ये दो अपन ने पढ़ लिए। अब आते हैं तीसरे पे, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग पे। ऐसा फंक्शन जो आपसे एज एन आर्गुमेंट कुछ लेता नहीं है बट आपको रिटर्न करके जरूर देता है। आप इसे कॉल करते वक्त कुछ नहीं देते हैं, लेकिन ये अपना काम खत्म करके आपको जरूर वैल्यू रिटर्न करता है। समझ आ रहा है? अब ऐसा कौन है? तो ये समझने के लिए जरा आप इस कोड को देखें और मुझे इस कोड का रन टाइम बिहेवियर समझाइएगा। रन टाइम बिहेवियर से मेरा मतलब है जब ये कोड आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इस कोड का स्क्रीन आउटपुट और मेमोरी डायग्राम क्या बनेगा। तो मैंने एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप का ch, printf में मैंने यूजर से कहा एंटर अ कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टर यूजर ने मुझे दिया, कैरेक्टर कैसे स्कैन करते हैं आप सी में, सी लैंग्वेज में कैरेक्टर कैसे स्कैन करते हैं, स्कैनएफ में। तो मैंने यहाँ स्कैनएफ लगाया, %c से स्कैन करा और लिखा एड्रेस ऑफ ch, ऐसे ही लिखते हैं। और इसके बाद मैंने कहा printf you entered %c, ch। ठीक है, अब मेरा सवाल आप लोगों से है, इस प्रोग्राम का मुझे आप ट्रेस दे दीजिए। ये तो समझ में सबको आ रहा होगा एक प्रोग्राम कर क्या रहा है ना। आई डोंट थिंक समझाने की जरूरत है। ये प्रोग्राम एक कैरेक्टर ले रहा है, बट इसका मेमोरी डायग्राम और इसका स्क्रीन आउटपुट, खास तौर पे इसका स्क्रीन आउटपुट क्या बनेगा वो आप मुझे बताइए। तो ये हमारी कंसोल विंडो है, इमेजिन कीजिए। ठीक, सबसे पहले बताइए कैर ch का असर क्या पड़ेगा। मेमोरी में एक ch नाम का वेरिएबल बन जाएगा, यही होगा। ओके, इसके बाद स्क्रीन क्लियर होने के बाद इस printf के कारण आपके कंसोल पे मैसेज आएगा लिखा हुआ एंटर अ कैरेक्टर आएगा। और उसके बाद स्कैनएफ के कारण आप मानते हैं कर्सर आपका पॉज हो जाएगा, कर्सर आपका वेट करेगा कि यूजर अपना कैरेक्टर टाइप करे। अब मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये है कि यूजर जो कैरेक्टर टाइप करेगा यहां पर, क्या वो कैरेक्टर हमें स्क्रीन पे दिखेगा? जो भी कैरेक्टर यूजर टाइप करेगा क्या वो हमें स्क्रीन पे दिखेगा? 100% दिखेगा। अगर यूजर ने यहां ए टाइप करा तो बाकायदा ये ए आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, राइट। क्या कहते हैं इस बिहेवियर को? इस बिहेवियर को कहते हैं इको करना, इसको कहते हैं इको करना। मैं यू एंटर ए की बात ही नहीं कर रहा हूं विकास, वहां तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, हम स्कैनएफ पे ही रुके हुए हैं। और गौर करिए जो इनपुट यूजर टाइप कर रहा है
स्कैनएफ उसे स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। अभी इस प्रिंटएफ तक तो कंट्रोल गया ही नहीं है, ये प्रिंटएफ तो अभी चला ही नहीं है, तो ये ए कौन दिखा रहा है स्क्रीन पे, ये ए स्कैनएफ फंक्शन दिखा रहा है, क्योंकि स्कैनएफ की आदत है जो भी आप टाइप करते हैं स्कैनएफ उसे स्क्रीन पे तुरंत के तुरंत डिस्प्ले करता है ना। पहला काम स्कैनएफ ये करता है, ठीक है। नंबर 2, आपके ए टाइप करने के बाद कुछ होगा या प्रोग्राम वेट करेगा आपके एंटर स्ट्राइक करने का? वेट करेगा एंटर स्ट्राइक करने का, कुछ नहीं होगा जब तक आप एंटर ना दबाएं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तब कहीं जाकर प्रोग्राम बोलेगा यू एंटर्ड ए, करेक्ट, ठीक है। इस बिहेवियर को हम सी लैंग्वेज में बोलते हैं बफर्ड होना। यानी स्कैनएफ की 2 आदतें होती हैं। नंबर 1, टाइप करेगा डेटा को दिखाना, दिस इज कॉल्ड इको करना। नंबर 2, एंटर प्रेस करे बगैर आगे ना बढ़ना। तो जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे एज ए यूजर, स्कैनएफ आपको आगे नहीं जाने देगा। दैट मीन्स स्कैनएफ इको करता है और स्कैनएफ नेचर वाइज बफर्ड है। समझ आया? जल्दी बोलिए, समझ आया? गुड। आप नोटिस करिए, मैं यही प्रोग्राम वापस लिख रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज के साथ, और वो चेंज ये करा है मैंने कि मैंने स्कैनएफ हटाया, स्कैनएफ हटाकर यहां पर लिखा मैंने ch इक्वल टू गेट ch। ये चेंज मैंने करा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूं, आप डिफरेंस कैच करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही इस कोड को आप रन करेंगे, अगर ये आपकी कंसोल विंडो है तो इस पे सबसे पहले लिखा हुआ आएगा एंटर अ कैरेक्टर, जो आना ही चाहिए बिकॉज ऑफ प्रिंटएफ। ये भी आपको पता होगा कि जो गेट ch फंक्शन है वो प्रोग्राम पॉज करता है, पता है, डे 1 से आप जानते हैं। लेकिन जो आप आज पहली बार सुन रहे हैं वो ये कि गेट ch ना सिर्फ प्रोग्राम पॉज करता है बल्कि वो इनपुट लेना भी जानता है। ना सिर्फ वो प्रोग्राम पॉज करता है बल्कि वो इनपुट लेना भी जानता है। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है वो गौर से सुनिएगा। स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि जैसे ही अब आप एज ए यूजर यहां पर कोई की प्रेस करेंगे इनपुट देने के लिए, जैसे ही आप एज अ यूजर यहां पर कोई की प्रेस करेंगे इनपुट देने के लिए, इमीडिएट इफेक्ट के साथ आपका प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन को रन करके उसका आउटपुट स्क्रीन पे दिखा देगा। यानी ना तो आपकी प्रेस करी गई की स्क्रीन पे नजर आएगी और ना ही आपको एंटर का वेट करना पड़ेगा। आप इधर की प्रेस करेंगे और तुरंत प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा और आपको दिखेगा क्या स्क्रीन पे? मान लीजिए आपने ए प्रेस करा है तो आपको दिखेगा ए। सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करिए, जहां आपने इनपुट दिया है वहां डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी गेट ch इको नहीं करता है। गेट ch इनपुट लेते वक्त डेटा को शो नहीं करता है। अब आप याद करिए तो आपको ध्यान आएगा, कंप्यूटर साइंस में ऐसे कुछ इनपुट्स होते हैं जो यूजर नहीं चाहेगा कि इको हो। जल्दी बोलिए, ऐसे कुछ इनपुट्स होते हैं। यस, सबसे कॉमन है पासवर्ड। पासवर्ड्स ऐसे इनपुट होते हैं जो एंड यूजर कभी इको करना नहीं चाहेगा। क्लियर? तो आपका कोड स्क्रीन पे कोई आउटपुट शो नहीं करेगा। जैसे ही आप कैरेक्टर प्रेस करेंगे प्रोग्राम बढ़ जाएगा आगे। आगे बढ़ूं? समझ आया? ठीक है, इस चीज का भी आप कोडिंग के थ्रू इफेक्ट देखिए। प्रैक्टिकल देखें इसका। मैंने सबसे पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है ch। स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैंने यहां पर कहा है एंटर अ कैरेक्टर। कैरेक्टर एंटर करने के बाद मैंने स्कैनएफ के थ्रू इसको स्कैन करा और उसके बाद वाया प्रिंटएफ उसे प्रिंट कर दिया।
by writing the message you entered %c, ch। प्रोग्राम को करा मैंने रन। नाउ एज अ यूजर मैंने यहां पे टाइप करा z। क्या z दिख रहा है? आप बताइए, z इको हो रहा है? हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज ये भी आप देख रहे हैं, z टाइप करने के बाद भी प्रोग्राम कुछ कर नहीं रहा है ना? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने अभी तक एंटर स्ट्राइक नहीं करा है। अब मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा तो प्रोग्राम आगे बढ़ता है और अगली लाइन को करता है एग्जीक्यूट। ठीक, ये था स्कैनएफ का बिहेवियर। अब मैं सिर्फ इस एक लाइन को चेंज करके यहां लिखता हूं ch इक्वल टू गेट ch। ठीक है, चेंज दिख रहा है जो मैंने करा है, राइट। अब मैंने इसको रन करा। ठीक, मैंने टाइप करा a, तो गौर करिए जहां मैंने a टाइप करा क्या वहां a दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी इको नहीं हो रहा ना? इको नहीं हो रहा ना, इसका यही मतलब हुआ ना, राइट। नंबर 2, बफर्ड भी नहीं है ये। नोटिस करिए मैंने सिर्फ कैरेक्टर प्रेस करा है Z, इधर मैंने Z प्रेस करा, उधर प्रोग्राम आगे बढ़ गया। यानी गेट ch ना तो इको करता है और ना वो एंटर का इंतजार करता है। आप की प्रेस करेंगे और गेट ch कोड को आगे बढ़ा देगा। बढ़ा देगा कि नहीं? बढ़ा देगा। तो अब आप मुझे बताइए, पासवर्ड जैसे एग्जांपल्स में गेट ch ही लगता होगा ना, क्योंकि पासवर्ड एक ऐसा इनपुट है जो यूजर कभी नहीं चाहेगा कि स्क्रीन पे आए, राइट। अब पासवर्ड में एक डाउट और आता है कि पासवर्ड में तो स्टार भी दिखता है, यहां तो स्टार नहीं दिख रहा। तो स्टार दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रिंटएफ के अंदर स्टार लगा दीजिए इसके बाद। अब आप समझने की कोशिश करिए, गेट ch पे कोड आकर पॉज होगा, आप कोई की प्रेस करेंगे, क्या गेट ch उस की को इको होने देगा? क्या गेट ch आपकी प्रेस करी गई की को इको होने देगा? नहीं होने देगा। तो जहां आपने की प्रेस करी है वहीं पे स्टार दिखेगा ना, जहां आपने की प्रेस करी है वहीं पे स्टार दिखेगा ना, बिल्कुल। तो अब आप चेक करिए, जैसे इस कोड को अपन रन करेंगे, इधर मैंने Z प्रेस करा और वहां स्क्रीन पे नजर आएगा एज इफ मैंने Z टाइप करा हो रहा है क्लियर? राइट। अब आप मुझे बताइए ध्यान से, सबसे क्रूशियल बात, हमने गेट ch को एज अ प्रोग्रामर क्या पास करा? हमने गेट ch को एज अ प्रोग्रामर क्या पास करा? गलत, बिल्कुल गलत कुंदन। हमने गेट ch को कुछ पास नहीं करा। प्रोग्रामर पास कीबोर्ड से रन टाइम पे नहीं करता है, प्रोग्रामर पास फंक्शन कॉलिंग के दौरान पैरेंथेसिस के अंदर करता है। तो क्या गेट ch के पैरेंथेसिस में मैं कुछ पास करता हुआ दिख रहा हूं आपको? तो फिर कैसे कह रहे हैं कैरेक्टर पास करा? हमने गेट ch को कुछ पास नहीं करा, तो ये टेक्स नथिंग हुआ कि टेक समथिंग हुआ? टेक्स नथिंग हुआ। और क्या गेट ch ने हमें वैल्यू लौटाई है? हाँ, गेट ch ने जो यूजर ने कैरेक्टर प्रेस करा है वो कैरेक्टर हमें वापस दिया है। और तभी आप नोटिस करिए, आप ch में उसे रिसीव करके जब प्रिंट कर रहे हैं तो आपको वही कैरेक्टर %c के कारण दिख रहा है जो यूजर ने प्रेस करा था। यस और नो? राइट। तो गेट ch इस कैटेगरी में आया, एग्री कर रहे हैं? गेट ch बिलोंग्स टू थर्ड कैटेगरी, दैट इज गेट ch इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपसे लेता कुछ नहीं है, लेकिन आपको रिटर्न करता है प्रेस करा गया कैरेक्टर, और उसे इको करता है स्क्रीन पे कि नहीं करता है? नहीं करता है। इसका मतलब अब से हम ये बोलेंगे, सी में इनपुट लेने के कितने फंक्शन? सी में इनपुट लेने के कितने फंक्शन? नहीं, 3। एक गेटस भी तो है। सी में इनपुट लेने के 3 फंक्शन, एक गेट ch, एक स्कैनएफ और एक गेटस। सब अपने अपने काम में माहिर हैं, सब अपने अपने काम में पारंगत हैं, एफिशिएंट हैं।
स्कैनएफ कहता है वो हर तरह का इनपुट हैंडल करेगा, गेटएस कहता है वो हर तरह का इनपुट हैंडल नहीं करेगा बट स्पेस वाली स्ट्रिंग्स हैंडल करेगा जो स्कैनएफ नहीं कर सकता है, और गेट सी एच कहता है मैं तो वो कर सकता हूं जो ये दोनों नहीं कर सकते। गेट सी एच कहता है मैं लूंगा एक बार में एक कैरेक्टर, लेकिन उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे इको नहीं करूंगा, जो कि गेटएस और स्कैनएफ के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी याद रखिएगा गेट सी एच एक बार में कितने कैरेक्टर लेता है, एक बार में एक कैरेक्टर। ठीक है, अब बताइए लास्ट कैटेगरी में कौन आ रहा है, टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग। इसमें आ रहा है CLR SCR, ना इसे आप कुछ देते हैं ना ये आपको कुछ देता है। बिल्कुल तनिष्क, इसको लास्ट में लगाते हैं तब क्या होता है, इस बारे में बात अगले लेक्चर में करेंगे अपन। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हम गेट सी एच यूज करते थे हमेशा प्रोग्राम के आखिर में, वो गेट सी एच में क्या होता था। ठीक है, हाँ मेन भी अभी के लिए इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेन भी ना कुछ लेता है ना कुछ देता है, बट याद रखिएगा मेन की एक और वेराइटी है ना, एक और वेराइटी जिसमें रिटर्न टाइप इंट है, उस हिसाब से मेन सेकंड कैटेगरी में आ गया, राइट। टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग, सॉरी टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग थर्ड कैटेगरी में है ना। मेन यहां भी है, मेन यहां भी है, हम जो पढ़ रहे हैं वो फिलहाल चौथी कैटेगरी का मेन है। ठीक, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट्स। आइए ट्यूसडे इस बारे में और बातचीत करते हैं। हाँ प्रणय मैं बोल दूंगा, ठीक है, आप लोग या तो परमजीत सर से कांटेक्ट कर लो, वो बता देंगे आपको, या मैं बोल दूंगा उनको। ठीक, दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, हाँ ग्रुप पे कर दूंगा मैं, पेज 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, आइए ट्यूसडे लेते हैं इससे आगे। बाय बाय, टेक केयर।